आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा राष्ट्रपति की भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में एक अलग भूमिका में नजर आए। दरअसल वो सुबह प्रेसिडेंट्स एस्टेट में मौजूद केंद्रीय विद्यालय पहुंची, जहां उन्होंने एक टीचर की भूमिका निभाई। राष्ट्रपति ने 9वीं के बच्चों की क्लास ली। इस दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं से बात भी की, साथ ही पर्यावरण के मुद्दों पर सवाल पूछे और छात्रों से उनके अनुभव जाने। क्लास के बच्चे इतने टैलेंटेड है, मुझे लगता है ग्लोबल वार्मिंग जरूर कम होगा, ये मेरा विश्वास है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में अंजनी महादेव नाले के पास बादल फट गया, जिसकी वजह से मनाली लेह मार्ग पर सोलांग पुल पर काफी बड़े बड़े पत्थर आ गए। इस घटना में मकान बह गया और एक निजी पावर प्रोजेक्ट को भी काफी नुकसान हुआ। तेलंगाना के वारंगल में एक शख्स ने अपनी पत्नी की याद में उसकी मूर्ति बनवाई। पिछले साल वेंकट नारायण की पत्नी सुजाता हार्ट अटैक की वजह से नहीं रही, लेकिन वो उनकी यादों को संजोना चाहते थे। ऐसे में वेंकट नारायण ने बरसी पर अपनी पत्नी सुजाता की मूर्ति तैयार करवा दी ताकि वो हमेशा उन्हें अपनी आंखों के सामने देखते रहें। दमन में सोमनाथ मंदिर के रास्तों में गड्ढों की वजह से एक टेम्पो पलट गया। इस हादसे से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया। हालांकि राहत की बात ये रही कि इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बताया गया कि टेम्पो चावल और किराना का सामान लेकर जा रहा था। जैसे ही वो पलटा तो राहगीरों ने तुरंत ड्राइवर की मदद की और उसे बाहर निकाल लिया। सोशल मीडिया पर एक दुकान का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें दिख रहा है कि वहां बैठा एक शख्स जैसे ही उठकर आगे बढ़ता है तो सीलिंग फैन गिर जाता है। ये पूरा वीडियो सीसीटीवी में भी कैद हो गया। कहा जा रहा है कि ये वीडियो पाकिस्तान का है। इसमें बस कुछ सेकंड से इस शख्स की जान बच गई। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर स्विमिंग पूल में लाइफ गार्ड की लापरवाही से जुड़ी हुई है। गुरुग्राम की एक सोसाइटी के स्विमिंग पूल में डूबने से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोसाइटी के स्विमिंग पूल में बुधवार शाम को कई बच्चे नहाने गए थे। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दूसरे बच्चे नहाकर बाहर निकल गए और एक 6 वर्षीय बच्चा स्विमिंग पूल में ही रह गया और कुछ देर बाद नहाता हुआ बच्चा डूब गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां मौजूद लाइफ गार्ड मोबाइल फोन में बिजी था। उसको इस घटना की भनक तक नहीं लगी। ऐसे में लाइफ गार्ड की लापरवाही से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। 3 या 4 लाइफ गार्ड थे, उनके होने के बावजूद भी ये घटना घटी है। मतलब इतना लाइट मैनेजमेंट मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। इस तरह का अगर कुछ होगा तो इट्स वेरी वेरी अलार्मिंग। हरियाणा में गुरुग्राम की एक सोसाइटी में जरा सी लापरवाही की वजह से 6 साल के मासूम की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। बच्चे के माता पिता और सोसाइटी के लोगों ने लाइफ गार्ड पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि लाइफ गार्ड मोबाइल फोन में व्यस्त था, इस कारण वो ध्यान नहीं दे सका और बच्चा स्विमिंग पूल में डूब गया। गुरुग्राम के सेक्टर 37D की पॉश सोसाइटी बीपीटीपी पार्क श्रीडीन के इसी स्विमिंग पूल में एक 6 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यहाँ 6 साल का मिवांश बच्चों के स्विमिंग पूल में नहा रहा था और फिर खेलते खेलते बड़े स्विमिंग पूल में चला गया। बड़े स्विमिंग पूल में ज्यादा गहराई होने की वजह से वो डूब गया और उसकी मौत हो गई। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बच्चे के स्विमिंग पूल में डूबने की पूरी घटना कैद हुई है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बच्चा धीरे धीरे स्विमिंग पूल में उतरता है। उसके पास ही लाइफ गार्ड भी है, लेकिन उसका ध्यान बच्चे की तरफ नहीं है और स्विमिंग पूल में उतरने के कुछ ही सेकंड में बच्चा डूब गया। कल जो घटना हुई तो मेरे को करीबन 7:30-8 बजे पता लगा कि ऐसे ऐसे बच्चा जो है सोसाइटी का अपना एक स्विमिंग पूल में डूब गया। और जैसे वो डूबाना तो आप ये लगाओ कि पता लगा कि बच्चा मतलब ही इज नो मोर,
तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए सर, क्योंकि एक बच्चा आप सोचो ना कि मतलब एक आदमी का कलेजे का टुकड़ा होता है ना। तो मतलब मैं से गाड़ी भी नहीं चलाई गई और मैं वहां से मतलब एमबीएस मॉल की तरफ था, वहां से यहाँ तक आया और हालत बहुत टाइट हो गई, बहुत खराब हो गई, स्वेरिंग हो रही थी। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये लोग सोसाइटी वाले मतलब लाइटली हमारे साथ खेल रहे हैं, मतलब इतना लाइट मैनेजमेंट मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। मतलब बच्चा छोटे पूल से बड़े पूल में आ गया, उसके बाद बच्चे को किसी ने देखा नहीं, 4-4, 5-5 सिक्योरिटी गार्ड, लाइफ गार्ड यहाँ पे बैठे हैं, किसी ने देखा नहीं बच्चा वहाँ डूब रहा है। बच्चा डूबने के बाद बच्चे ने 10 से 12 मिनट फ्लोट किया है। फ्लोट करने के बाद छोटे बच्चे बोल रहे हैं कि भैया देखना ये बच्चा है ना, क्या हो गया इसको। थोड़ी देर बाद जब सोसाइटी की एक महिला अपने बच्चे के साथ पूल पर आई, तब उसने पूल में कुछ तैरता हुआ देखा तो उसने शोर मचाना शुरू किया। शोर सुनकर मौके पर लोग पहुंचे और आनन फानन में बच्चे को पूल से निकाला गया। इसके बाद लाइफ गार्ड ने बच्चे की छाती दबाकर उसे होश में लाने की कोशिश की। जब बच्चे पर इसका कोई असर नहीं हुआ तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जब कोई डूब रहा है, ठीक है, तो इतने टाइम तक कैसे अननोटिस्ड रह गया लाइफ गार्ड्स से। हम 4-4, 5-5 लाइफ गार्ड्स की जो पेमेंट है, हमारे मेंटेनेंस है, उसमें एडेड है, सारा कुछ एडेड है। पेमेंट के लिए तो सारी पेमेंट लेते हैं, बट इस तरह का अगर कुछ होगा तो इट्स वेरी वेरी अलार्म। सोसाइटी के निवासियों की माने तो ये लाइफ गार्ड की बड़ी लापरवाही है। इसी कारण 6 साल के बच्चे की मौत हुई है। आरोप है कि बच्चा छोटे पुल से बड़े पुल में चला गया और वहां पर तैनात लाइफ गार्ड अपने मोबाइल फोन में डूबा हुआ था। अगर लाइफ गार्ड ने अपनी ड्यूटी सही से निभाई होती तो आज माँ बाप की आंखों का तारा मेवांश जिंदा होता। एक छोटा बच्चा 5 साल का, सिर्फ 5 साल का, उसकी इस बड़े स्विमिंग पूल में डेथ हो गई है और 3 या 4 लाइफ गार्ड थे, उनकी होने के बावजूद भी ये घटना घटी है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह की लापरवाही से काम होता है इस सोसाइटी में। अंडर द गाइडेंस और मिसगाइडेंस ऑफ बीपीटीपी प्राइवेट लिमिटेड। बीपीटीपी और बीपीएमएस जो उसकी सिस्टर कंसर्न है, जो यहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो टोटली उनका इरेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है। और ये पहली घटना नहीं है, डूबने की 1-2 घटना और भी हुई हैं बच्चों के साथ, पर टाइमली इंटरवेंशन से लोगों ने बचा लिया था, दूसरे रेजिडेंट्स ने। इस बड़ी लापरवाही की शिकायत गुरुग्राम पुलिस को भी की गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है और स्विमिंग पूल के ट्रेनर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। शिकायतकर्ता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है और एफआईआर रजिस्टर करने के उपरांत लापरवाही करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों की पहचान एक दुर्ग निवासी जिला दमोह मध्य प्रदेश तथा दूसरा आकाश निवासी जिला गोपालगंज बिहार के रूप में हुई है। दोनों ही व्यक्ति जो स्विमिंग पूल था वहाँ पर गार्ड की नौकरी करते थे, ये लाइफ गार्ड की नौकरी करते थे। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे की मौत के बाद ये सवाल उठ रहा है कि स्विमिंग पूल के नियम क्या हैं? 50 मीटर पूल में 4 और 25 मीटर पूल में 2 लाइफ सेवर तैनात होने चाहिए। 50 मीटर पूल में 2 कोच और 25 मीटर पूल में 1 कोच हर वक्त मौजूद रहना चाहिए। लाइफ सेवर के पास एक ऊंची कुर्सी हो ताकि वो पूरे पूल पर आसानी से नजर रख सके। पूल में ही प्राथमिक उपचार किट होनी चाहिए। पूल में लंबी रस्सी, बांस और रबर ट्यूब रखना बहुत जरूरी है। लाइफ सेवर राष्ट्रीय स्तर का तैराक होना चाहिए जिसे विशेष प्रशिक्षण मिला हो। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सीखने वाले पूल की गहराई अधिकतम 3 और अधिक उम्र वालों के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 फीट होनी चाहिए। पूल का पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए, साथ ही फिल्ट्रेशन प्लांट दुरुस्त होना चाहिए। मेवांश की मौत के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है वो ये कि स्विमिंग पूल में नहाते वक्त बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाए। बच्चों को कभी भी पूल के पास या उसमें अकेला न छोड़ें। लाइफ जैकेट्स जरूर पहनाएं। अंडर वाटर स्विमिंग न करने दें। स्विमिंग पूल के नियमों के बारे में बताएं। गहरे पानी के खतरों से आगाह करें। ट्रेनर की गाइडेंस में ही स्विमिंग करने को कहें। बच्चों को पूल के खतरों के बारे में जागरूक करें। बच्चों को छोटे पूल में ही स्विमिंग करने दें। बड़े स्विमिंग एरिया की तरफ न जाने दें। उन्हें पूल की नालियों और आउटलेट से दूर रखें। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि स्विमिंग पूल में बच्चों के साथ होने वाली दुर्घटनाओं के पीछे क्या कारण है। स्विमिंग पूल में बच्चों के साथ होने वाली ज्यादातर दुर्घटनाओं का कारण पेरेंट्स की लापरवाही है। साथ ही बच्चों की प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस का अभाव होता है। वहीं ज्यादातर घटनाओं में बच्चों ने स्विमिंग जैकेट नहीं पहनी होती है। अपनी हाइट से ज्यादा गहरे पानी में उतरने की वजह से दुर्घटना होती है।
कई घटनाओं में ऐसा देखा गया कि बच्चे बिना एडल्ट सुपरविजन के पानी में थे और पेरेंट्स मोबाइल में बिजी थे। गीले फर्श पर तेज दौड़ना, अधिक ऊंचाई से पानी में कूदना भी दुर्घटना की एक बड़ी वजह है। विवांश की मौत के बाद अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है, लिहाजा ये जानना जरूरी है कि देश में हर साल डूबने से कितनी मौतें होती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल करीब 38,000 लोगों की पानी में डूबने की वजह से मौत हो जाती है। देश में अधिकांश मौतें नहर, नदी, तालाब, पानी के गड्ढों या स्विमिंग पूल में डूबने से होती है, जिसमें से 24% की उम्र 5 से 14 साल के बीच होती है। स्विमिंग पूल में बच्चों को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे कॉमन स्विमिंग पूल में डूबते हैं। ऐसे में लाइफ गार्ड की लापरवाही से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। गुरुग्राम से नीरज कुमार वशिष्ठ, गुड न्यूज टुडे। आम आदमी पार्टी को मिल गया है नया दफ्तर, तो उधर उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रख दिया है। चलिए न्यूज एक्सप्रेस में सीधे आपको लिए चलते हैं, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल के नाम बदल दिए गए। अब दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप के नाम से जाना जाएगा, तो अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप होगा। सरकार ने नाम बदलने के पीछे दलील दी कि दरबार से मतलब भारतीय शासकों और अंग्रेजों की अदालतों और सभाओं से है, लेकिन भारत के गणतंत्र बनने के बाद ये अपनी प्रासंगिकता खो चुका है। वहीं अशोक हॉल का नाम बदलने के फैसले पर सरकार ने कहा कि अशोक मंडप नाम भाषा में एक रूपता लाता है और अंग्रेजीकरण के निशान मिटाता है। कारगिल विजय दिवस की 25वीं सालगिरह से एक दिन पहले द्रास में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी शामिल हुए। इस दौरान रिटायर्ड जनरल वीपी मलिक भी समारोह में पहुंचे। कार्यक्रम में सेना के जवानों ने अलग अलग करतब भी दिखाए। 26 जुलाई साल 1999 को भारतीय जाबाजों ने पाकिस्तान पर यह कारगिल विजय हासिल की थी। केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी को एक नया दफ्तर अलॉट कर दिया। इस तरह अब दिल्ली के रविशंकर शुक्ला लेन में बंगला नंबर 1 उसका नया पता होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसका आदेश दिया था। पार्टी का पिछला दफ्तर दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है, लेकिन उस जगह को साल 2020 में हाईकोर्ट को जिला अदालत के विस्तार के लिए अलॉट कर दिया गया था। महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए हैं। पुणे और मुंबई में भी भारी बारिश से हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई मकान पानी में डूब चुके हैं। ऐसे में अब कई जगहों पर एनडीआरएफ और सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। वो अब तक सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचा चुकी है। इस बीच महाराष्ट्र के अंबरनाथ में भी 960 साल पुराने शिव मंदिर में बारिश का पानी भर गया है। उधर मध्य प्रदेश के कटनी में कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू अभियान में जुटी है। इधर गुजरात के वडोदरा में दमकल विभाग की टीम ने 20 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। यूपी के आगरा में कुछ पुलिस वालों पर कैदी के साथ ताजमहल में जाने की कोशिश का आरोप लगा। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि एक कैदी के हाथ में हथकड़ी है और उसके साथ एक पुलिस वाला भी है। कहा जा रहा है कि ये जवान हरियाणा पुलिस के थे, जो इस कैदी को पेशी के लिए आगरा लाए थे। बताया जा रहा है कि जब वो ताजमहल देखने जा रहे थे तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने हथियार के साथ अंदर जाने की इजाजत नहीं दी और किसी ने ये वीडियो बना लिया। अब हरियाणा पुलिस के अधिकारी इस मामले की जाँच कर रहे हैं। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक लूट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें दिख रहा है कि गली में सब्जी बेच रहे शख्स पर अचानक 2 लोगों ने हमला कर दिया। इसके बाद वो उससे कुछ पैसे लूटकर फरार हो गए। और खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। संसद का बजट सत्र चल रहा है और वित्त मंत्री देश का बजट पेश कर चुकी हैं, लेकिन बजट सत्र पर चर्चा के दौरान सदन में भाषा की मर्यादा टूट रही है। क्या पक्ष और क्या विपक्ष, दोनों ओर से सदन की मर्यादा तार तार हो रही है। कल बजट पर चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे विवाद खड़ा हो गया। हालांकि उन शब्दों को रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया है, लेकिन आज संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू सामने आए और विपक्ष पर बजट सत्र को गाली गलौज का सत्र बनाने का आरोप लगा दिया। इसके बाद पक्ष विपक्ष में सियासी तनातनी और बढ़ गई। The Honorable Prime Minister is on
बजटरी एलोकेशन हुए हैं हर सेक्टर के लिए, कैसा खर्चा करना चाहिए वो बताइए ना। विपक्ष के लोगों को ये बताना चाहिए कि इतना बड़ा बजट को खर्चा करने के लिए और क्या क्या कदम उठाना चाहिए, वो बताओ ना, सुझाव दो। सुझाव देने के लिए बजट सेशन होता है, यहाँ गाली गलौज देने के लिए बजट सेशन नहीं होते हैं। शर्म आनी चाहिए। 400 का नारा था, 240 पे सिमट गए। पिछली बार 305 थे, 303 और रह गए अब 240 पे। उसमें भी 40 सीटें बेईमानी की हैं। कायदे से जनादेश तो इनको सरकार से बाहर रखने का है, परंतु इन्होंने किसी तरह बेईमानी करके सरकार बना ली जो बहुत दिन चलने वाली नहीं। संसद में गाली वाले आरोप के बाद विपक्ष को ये समझ नहीं आ रहा है कि गाली किसने और कब दी। ऊपर से आरोप ये है कि सदन की मर्यादा तो खुद सत्ता में बैठे लोगों ने ही तोड़ी है। कौन गाली दिया रे भैया, आप बताओ ना, आप तो पत्रकार हो। मतलब प्रधानमंत्री जी रुदाली बनकर आ गए। भैंस मंगलसूत्र मुजरा कौन कर रहा था? राहुल जी, अखिलेश जी, तेजस्वी जी तो नहीं कर रहे थे, स्टालिन नहीं कर रहे थे। टोटिया तोड़ के ले जाएगा, बिजली काट देगा, ये कौन बोल रहा था? ये माननीय प्रधानमंत्री जी के मुखार विद से ये स्वर्णिम शब्द आए हैं, उनको प्रणाम। ये उनकी मानसिक दुर्बलता का ये उदाहरण है। जो एक मंत्री, भाजपा के एक नहीं विभिन्न मंत्री आज सदन की मर्यादा को धूमिल कर रहे हैं। मुझे अफसोस है और ये अपने राहुल गांधी जी के प्रथम वक्तव्य में आपने देखा कि उनके भाषण देते हुए समय कितने सारे मंत्री उठकर जो सदन की मर्यादा है उसका उल्लंघन किया। आज भी चन्नी जी जब किसानों की बात उठा रहे थे तो 3 मंत्री किसानों की आवाज और किसानों की मांग को दबाने की कोशिश कर रहे थे। बजट पर चर्चा के दौरान जब विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तनातनी शब्दों की मर्यादा लांघने लगी तो लोकसभा स्पीकर ने सांसदों को आचरण और शब्दों के चयन को लेकर लंबी चौड़ी नसीहत दी। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो या बीच के सदस्य हो, सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर अपनी बात को कहें, चर्चा में भाग लें, मर्यादा रखें, कोई ऐसी टिप्पणी न करें जो सदन की मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है और संसदीय परंपराओं के अनुकूल भी है। हम और कोशिश करें इस सदन में उच्च कोटि की परंपरा बने, प्रॉपर्टी बने, लोग चर्चा करें कि 18वीं लोकसभा के अंदर चुनने वाले माननीय सदस्यों ने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया, मर्यादा को बढ़ाया। स्पीकर को ये नसीहत तब देनी पड़ी जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सांसदों की भाषा और टिप्पणी को लेकर चिंता जाहिर की। संसदीय कार्य मंत्री की चिंता टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी के शब्दों को लेकर थी। अब की बार 400 पार। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट ऑडिट? द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट इज बीजेपी लॉस्ट हेवीली इन बंगाल, दे वर स्टन्ड इन उत्तर प्रदेश, shaken up in Maharashtra. Their slogan was, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे backfired, sir. Okay. Their slogan of, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे backfired. I would rather say, प्रभु राम आए तो न्याय आया। कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। बीजेपी not only faced a humiliating defeat from the अयोध्या सीट। कोई भी सदस्य ऐसा टिप्पणी करते हैं जिससे सदन का गरिमा को चोट पहुंचती है, ये सबके लिए अत्यंत दुखद घटना है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपसे अनुरोध करूंगा, कोई भी सदस्य इस तरह का टिप्पणी और भाषा इस्तेमाल करता है जो संसदीय परंपरा में परमिसिबल नहीं है। अध्यक्ष जी, आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है कि कोई भी सदस्य इस तरह का व्यवहार करेंगे तो उसके ऊपर में उचित कार्रवाई या उचित टिप्पणी करने का भी माननीय अध्यक्ष जी के पास अधिकार है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि बुधवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने बजट पर चर्चा के दौरान कई असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया।
जिसका बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कड़ा विरोध किया और अभिषेक के भाषण से कुछ शब्दों को एक्सपंज करने के लिए कहा। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते हैं। मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। 3 बार अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करा है। 2021 की आप ही की रूलिंग है। बिट्रेड शब्द और बिट्रेड अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में आता है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने मिनियन शब्द का इस्तेमाल करा जो आपत्तिजनक है। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर पहले भी आरोप लगा चुके हैं। वे लोग उन्हें गालियां देते हैं, पर अब तक ये रैलियों तक ही सीमित था। अब भाषा की मर्यादा संसद में अगर तार-तार हो रही है तो फिर बात चिंता की है। यहाँ दांव पर सदन की गरिमा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज उत्तर आगे है धनबाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और उसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इससे सीधे आपको लिए चलते हैं धनबाजार। शेयर बाजार में गुरुवार को भी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 109 अंक गिरकर 80,040 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 7 अंक फिसला, ये 24,406 पर आ गया। बैंक, आईटी और मेटल समेत कई सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। सोने चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट जारी रही। दिल्ली सराफा बाजार में गुरुवार को सोने की कीमत 1,000 रुपए फिसली। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत गिरकर 70,650 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 3,500 रुपए की गिरावट आई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 84,000 रुपए पर आ गई। भारतीय कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी मशहूर कार इग्निस का नया रेडियंस एडिशन लॉन्च कर दिया। कंपनी का दावा है कि यह नया एडिशन ज्यादा स्टाइलिश और एडवांस फीचर से लैस है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 5.5 लाख रुपए है, जो कि मारुति इग्निस के रेगुलर मॉडल के सिग्मा वेरिएंट से करीब 34,000 रुपए कम है। सिग्मा वेरिएंट की कीमत 5,84,000 रुपए है। भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखते हुए गूगल मैप्स को अपडेट किया गया। इसमें कई नए फीचर्स जोड़े गए। इसमें फ्लाईओवर अलर्ट से लेकर मेट्रो टिकट तक खरीदने का ऑप्शन दिया गया है। आमतौर पर गूगल मैप्स में ये पता नहीं चलता कि फ्लाईओवर से जाना है या उसके नीचे से, लेकिन नए अपडेट के बाद गूगल मैप आपको पहले ही बता देगा कि आपको फ्लाईओवर से जाना चाहिए या उसके नीचे से। इतना ही नहीं, अब गूगल मैप्स ईवी चार्जिंग स्टेशन की भी जानकारी देगा। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए इसमें AI का इस्तेमाल किया गया है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। सरकारी स्कूलों में बच्चे बीच में पढ़ाई ना छोड़ें, इसलिए उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अनूठी पहल की जाती है। दरअसल यहां नए सत्र की शुरुआत में 1 सप्ताह तक शिक्षा सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें किताबी विषयों से लेकर गीत, संगीत, डांस और बागवानी तक सिखाई जाती है, वो भी रोचक अंदाज में।
ये बात लखनऊ के पानी गांव प्राथमिक विद्यालय की इन छात्राओं के हैं, इसलिए क्योंकि आज इनको मौका मिल रहा है अपने स्कूल में इस गीत को गाने का और एक साथ सेलिब्रेट करने का विशेष जो एक इनिशिएटिव लिया गया है, यानी शिक्षा सप्ताह के रूप में। उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें ये लोग सीख रही हैं, जो स्कूल के छात्र छात्राएं हैं वो सीख रहे हैं, और वो भी बहुत क्रिएटिव तरीके से। सरकारी स्कूल के बच्चे किस तरह से प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों के बराबर आ सकें, इसके लिए ये अभिनव प्रयास किया गया है। सिर्फ पानी गांव के प्राइमरी स्कूल में ही नहीं, बल्कि यूपी के सभी प्राथमिक स्कूलों में 22 जुलाई से इस अनूठे शिक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया है, जो 28 जुलाई तक चलेगा। इसमें किसी दिन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज तो किसी दिन TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाना सिखाया जा रहा है। वहीं बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उन्हें कम्युनिटी सर्विस से भी जोड़ा जा रहा है, यानी हर दिन नई एक्टिविटी, ताकि बच्चों में उत्सुकता बनी रहे, स्कूल आने की लालसा जगे। आज का शिक्षा सप्ताह चल रहा है, इसमें आज तीसरी एक्टिविटीज थी। पहले सप्ताह हमने FLN का कराया था, दूसरे दिन हम लोगों ने ये TLM डे रखा था, तीसरे दिन हमने स्पोर्ट्स डे रखा था। आज हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम था, वो बच्चे सब भाग ले रहे थे सांस्कृतिक कार्यक्रम में। अब कोशिश हमारी यही है कि ये बच्चे प्राइवेट बच्चों की टक्कर में आए। यहाँ की बोली में रंगोली 7 रंग खाली पगड़ी पहने। सरकारी स्कूलों में आने वाले बच्चे अक्सर कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं। ऐसे में आंकड़े बताते हैं कि करोड़ों बच्चे स्कूल में दाखिला तो लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक पढ़ाई जारी नहीं रख पाते। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। लिहाजा ऐसे बच्चों के लिए हर साल स्कूलों में नए सत्र की शुरुआत में इस तरह के आयोजन किए जाते हैं, ताकि बच्चे स्कूलों का रुख करें और पढ़ाई में दिलचस्पी लें। समझें कि स्कूल सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं देता, सामाजिक सोच भी गढ़ता है। इन लड़कियों को, इन बच्चों को स्कूल तक लाने की न सिर्फ कोशिश है, बल्कि ये भी कोशिश है कि ये इस तरह से रचनात्मक तरीके से चीज़ों को सीखें, जिससे हमेशा ये बात उनको याद रहे, और इसके साथ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके मुकाबले में ये बच्चे भी खड़े हों। तो अभी तो असर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ज़रूर आत्मविश्वास और उनकी जानकारी में भी वृद्धि होगी। ये कोशिश फिलहाल उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में चल रही है, शिक्षा सप्ताह के तहत। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, जो कि अब अपनी परीक्षाओं को और ज्यादा सुरक्षित बनाने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर और नीट और नेट परीक्षाओं को लेकर हुए विवाद के बाद यूपीएससी ने ये कदम उठाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपीएससी ने अपनी परीक्षाओं में नकल और पहचान का फर्जीवाड़ा रोकने के लिए AI जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि अब यूपीएससी की परीक्षा में उम्मीदवारों का आधार बेस्ड फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन और फेशियल रिकॉग्निशन होगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस CCTV कैमरों से लाइव निगरानी की जाएगी। यूपीएससी ने यह कदम ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर के मामले को देखते हुए उठाया है, जिस पर फर्जी पहचान पत्र से लेकर सिविल सर्विस एग्जाम में बैठने का आरोप लगा और इसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा NTA की ओर से नीट, UG समेत दूसरी परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों से उठे विवादों को लेकर भी यूपीएससी अलर्ट हो गया है। यूपीएससी ने अपनी परीक्षाओं के दौरान सरकारी संस्थानों से टेक्नोलॉजी पर आधारित सेवाओं को देने के लिए टेंडर निकाला है। हाल ही में जारी इस टेंडर में उम्मीदवारों की आधार बेस्ड डिजिटल फिंगरप्रिंट कैप्चरिंग और चेहरे की पहचान करने को कहा गया है। इसके साथ ही एडमिट कार्ड की QR कोड स्कैनिंग और AI बेस्ड CCTV से लाइव निगरानी की सेवा भी मांगी गई है। टेंडर में कहा गया है कि सेवा देने वाली संस्था को यूपीएससी की तरफ से एग्जाम्स की तारीखें, परीक्षा केंद्रों की लिस्ट और उम्मीदवारों की संख्या 2-3 सप्ताह पहले दी जाएगी। इसके अलावा यूपीएससी सभी उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर और फोटो भी परीक्षा से 7 दिन पहले सेवा देने वाली संस्था को मुहैया कराएगा। सेवा देने वाले कंपनी को हर परीक्षा केंद्र पर हाथ में पकड़ने वाली QR कोड स्कैनर डिवाइस रखनी होगी, जिससे कि उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड पर बने QR कोड को स्कैन कर उनकी जानकारी हासिल की जा सके। सिविल सर्विसेज एग्जाम के अलावा यूपीएससी एक साल में 14 परीक्षाएं करवाता है।
जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी की सरकारी जॉब मिलती है। परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए यूपीएससी की ओर से उठाए जा रहे इस कदम को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। ये जो यूपीएससी की पहल है, इसे कैसे देखते हैं, कितना सकारात्मक होगा ये? नहीं, देखिए, ये अगर पहले से अगर तुलना किया जाए तो कहीं ना कहीं बेहतर है। कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, बट अभी मैं मानता हूँ कि स्टिल देयर इज अ वेरी वास्ट स्कोप जहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। जैसे अगर बात करें पूजा खेड़कर का इशू है, उसी से ये निकल के आया है, तो वहाँ पे ठीक है। अगर ये अटेम्प्ट्स जो है वो समझ में आ जाएगा कितने अटेम्प्ट्स वो कोई इनहेंस नहीं कर पाएगा कुछ डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज करके। जैसे पूजा खेड़कर वाले इशू में नाम, अपने पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, सब कुछ उन्होंने फॉर्ज करा था और ये मामला संज्ञान में आया। बट बात यह है कि उसके बाद क्या, जैसे पूजा खेड़कर वाले इशू में ये भी एलिजिडली सामने आ रहा है कि उन्होंने अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट्स हुआ या फिर जो उन्होंने डिसेबल सर्टिफिकेट जो लगाया था वो उन्होंने फॉर्ज करा था। तो उसको लेकर यूपीएससी क्या करेगी, ये देखने वाली बात होगी आगे चल के। देखिए, इसमें सिर्फ ये होगा कि आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके जो हैं वो सही रहेगा। जैसे इस केस में पूजा खेड़कर वाले केस में हुआ था कि उन्होंने 12 अटेम्प्ट दिए थे कि जबकि 9 ही अलाउड थे उनको। तो इसमें एक ये होगा और ये होगा कि जिसने कैंडिडेट ने अपना पेपर भरा है, जिसने फॉर्म भरा है, वही इसमें देने जाएगा क्योंकि इन्होंने उसको लिंक कर दिया है उससे। पर जो बाकी चीजें, जैसे दितेश ने भी कहा कि जैसे उन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को फोर्ज किया था, तो उस वाली चीज में अभी भी डाउट रहेगा। और मतलब यूपीएससी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि पाक साफ था और इससे छात्रों में एक अविश्वास हुआ है कि एक केस तो हमारे सामने आया ही है, पर ऐसे और कितने केस होंगे ये इसके बारे में हम नहीं जानते। तो इसमें यूपीएससी को और भी बदलाव लाने चाहिए जिससे छात्रों के मन में कोई अविश्वास ना रहे और एक जो इसमें विश्वास था वो बना रहे। एक्चुअली मैम, जो यूपीएससी का एग्जाम है इसमें लगभग 12 से 15 लाख बच्चे बैठते हैं, तो इस एग्जाम को हैंडल करना आसान नहीं होता है क्योंकि इससे इतने सारे बच्चे बैठते हैं तो उनको मॉनिटर करना तो आसान नहीं होता। अगर ये जो आपने बताया ये पहल उन्होंने लिया है, इससे क्या होगा कि आप ट्रेस कर सकते हैं कि कौन बच्चा कौन है, कब दिया है, कितने अटेम्प्ट दिया है। इससे क्या होगा ना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। जो आप इन्फॉर्मेशन होता है कि बच्चे दूसरे स्थान को जाकर एग्जाम दे देते हैं, उससे ये चीज नहीं हो पाएगा। इससे आप कैच कर सकते हो, इससे आगे चल के फ्रॉड रुकेंगे। तो हमको लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। पहल तो अच्छी है और अकॉर्डिंग टू हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो काफी फायदेमंद है क्योंकि एक तरीके से इस चीज से एक सीट भी खराब होती है। जो उनकी जगह पे कोई और स्टूडेंट भी बैठ सकता था और वो सक्सेसफुल वर्क करता फ्यूचर में जा करके। तो ऐसी चीजें तो रुकने के चांसेस पूरे हैं, बाकी फ्यूचर में देखेंगे क्या होता है। जब स्टूडेंट्स जब एग्जाम देने जाते हैं तो उनके एक होप रहता है कि हर चीज एक अच्छे से हो जाए और सब कुछ ऐसे चलता है कि हाँ हम कर रहे हैं। बट अगर ये चीज हुई है जैसे पूजा खेड़कर ने किया हुआ है, ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी और जो आने वाले एस्पिरेंट्स होंगे उनके लिए भी ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो अच्छा ही है जिस हिसाब से यूपीएससी ने जो भी निकाला है, अच्छा ही है उस हिसाब से। तो यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको बीपीएससी के तर्ज पे भी अपने सारे ट्रांसपेरेंसी को आगे रखना चाहिए। जैसे ओएमआर शीट को रिलीज करना, एमएस की कॉपी को आगे रखना और इंटरव्यू को जो होता है ना उसको मतलब वीडियो को भी रिलीज करना। ये सब छोटी छोटी पहल होती है, एक ट्रांसपेरेंसी जो एक एस्पिरेंट के मन में रखती है वो आगे आती है। एप्पल का फोल्डेबल आईफोन साल 2026 तक आ सकता है बाजार में। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली। सरकार ने साइबर ठगों के खिलाफ जरूरी कदम उठाए और करीब 2400 करोड़ रुपए बचा लिए। ये जानकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में दी। उनके मुताबिक सरकार सुरक्षित और विश्वसनीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनिश्चित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। वहीं जितिन प्रसाद ने भी साफ किया कि सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक, झूठे और डीप फेक जैसे मामलों में भी आईटी नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जा सकती है। पिछले हफ्ते सामने आए बड़े साइबर संकट के बीच अब क्राउड स्ट्राइक ने एक अलर्ट जारी किया। इसमें कुछ लोगों पर साइबर अटैक की संभावना जताई गई। असल में माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में आई दिक्कत के बाद अब कई ऐसी वेबसाइट एक्टिव हो गई हैं, जो लोगों से उनके कंप्यूटर को ठीक करने का दावा कर रही हैं, लेकिन इनके फर्जी होने की आशंका जताई गई है जो आपका डेटा चुरा सकती है। खबर है कि एप्पल एक फोल्डेबल आईफोन साल 2026 तक ला सकता है। संभावनाएं जताई जा रही है कि कंपनी ने फोल्डेबल फोन का डिजाइन भी तैयार कर लिया है। वहीं अटकलें ये भी है कि एप्पल अगले साल सस्ता आईफोन ला सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंच चुके हैं लाओस। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
एनटीए ने नीट का संशोधित फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। साथ ही उसने काउंसलिंग की नई तारीख जल्द घोषित होने की संभावना जताई। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी नीट की परीक्षा दोबारा नहीं करवाए जाने का आदेश दिया था। तेलंगाना के विकाराबाद रेलवे स्टेशन से जाबाजी का एक वीडियो सामने आया। दरअसल एक यात्री वहां फिसलकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गया था, लेकिन फिर आरपीएफ कांस्टेबल रमेश दास और दूसरे यात्री ने उसकी मदद की। दूसरे यात्री ने हाथ पकड़े रखा तो कांस्टेबल ने नीचे गिरे यात्री को खींच लिया। इस दौरान दोनों ने मिलकर पीड़ित की जान बचा ली। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।